ये आदमी जिसने ये शतरंज का बोर्ड बनाया था, उसे एक राजा के पास लेकर आया। इस आदमी ने उसे हर तरह से हरा दिया क्योंकि वो इसके सारे दांव पेच जानता है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। परेशान मंत्री ने कहा, इसमें 500 साल लगेंगे। एक बहुत सुंदर घटना हुई थी। आप जानते हैं, भारत में चेस को शतरंज कहते हैं। जानते हैं, इस खेल का आविष्कार कुछ भारतीय गणितज्ञों ने किया था। आमतौर पर कहा जाता है कि इसकी शुरुआत नालंदा यूनिवर्सिटी से हुई या नालंदा यूनिवर्सिटी के किसी गणितज्ञ से। नालंदा यूनिवर्सिटी हजारों साल पुरानी है। लगभग 500 ईसा पूर्व में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग पढ़ रहे थे और 18,000 शिक्षक थे। हेलो, आपने दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में 30,000 से ज्यादा छात्र और 18,000 शिक्षक थे। शायद रिसर्च और वो सब मिलाकर जो भी उस समय था, गणित, खगोल शास्त्र ये मुख्य विषय थे। तो ये आदमी जिसने ये शतरंज बनाया था, वो उसे देश के दूसरे हिस्से में एक राजा के पास ले आया जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने आकर इस खेल का जादू दिखाया। तो राजा जैसे भी कोशिश करता, राजा को लगा कि वो बहुत बुद्धिमान है और वो हर तरह से कोशिश करता और ये आदमी उसे हर बार हरा देता क्योंकि वो इसके सारे दांव पेच जानता है। तब राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ। भारत में प्राचीन काल से ही ये चीज प्रचलित रही है कि राजा हमेशा शतरंज खेला करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दिमाग का ये इस्तेमाल उनके राज करने, युद्ध जीतने और इस तरह के काम करने के लिए जरूरी है। तो उसने कहा, ये एक शानदार खेल है, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो उस आदमी ने, जो थोड़ा बूढ़ा था, वो बोला, मैं बूढ़ा आदमी हूं, आप जो चीज देंगे उनका मैं क्या करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बचे हुए जीवन के लिए खाने का इंतजाम हो जाए। आप एक काम कीजिए, शतरंज के पहले खाने में चावल का 1 दाना रखिए, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, अगले में 8 दाने, 16 दाने, ऐसे ही करते जाएं। तो हर खाने में आपको पिछले खाने से दुगना दाने रखने होंगे। राजा ने कहा, केवल ये? मैं तुम्हें सोने की एक बोरी दे सकता हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए यही काफी है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह तो निहायत ही मूर्ख है। उसे चावल के कुछ दाने चाहिए, केवल कुछ दाने, दे दो उसे। कुछ दिनों बाद परेशान मंत्री आए और कहा, हम उस आदमी को यह अनाज नहीं दे पा रहे हैं। राजा ने कहा, क्यों? दे दो उसे। जब तक आप 10वें खाने तक आते हैं, ये 512 दाने हो जाते हैं। ऐसे ही ये बढ़ता है। जब तक आप 64वें खाने तक आएंगे, ये 18 मिलियन ट्रिलियन दाने हो जाएंगे। तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम इसे भंडार या किसी गोदाम में रखें तो वो 5 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर ऊंचा होगा। इतना अनाज उस भंडार में आएगा। अगर हम अपने देश के अनाज का पूरा उत्पादन भी दे दें तो भी 500 साल लगेंगे। राजा ने सोचा, क्या करूं? उसने वचन दिया था कि वो ये अनाज देगा। परेशान राजा अपने महल में वापस गया और उसका चिंतित चेहरा देखकर रानी ने पूछा, क्या समस्या है? उसने समझाया, ये समस्या है। उसने मांगा,
मुझे लगा कि वो छोटी सी चीज मांग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं इसमें फंस गया हूँ, बिल्कुल शतरंज की तरह। Check. तब रानी हंसी और बोली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी, उसके पिता मगध के राजा थे, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के पास। वो उस पृष्ठभूमि से आई थी। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, उससे कहिए हम दे देंगे, पर शर्त यह है कि उसे हर एक दाना गिन कर लेना होगा। अगर वो दिन में 10 घंटे गिनता है तो एक दिन में 2 किलो से भी कम गिन पाएगा। गिनने दीजिए उसे। तो उन्होंने उससे कहा, तुम गिनो और ले लो, हम तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना दे देंगे। हम यहाँ अनाज डालते रहेंगे, तुम गिनते रहो और लेते रहो। तो उसने सोने की एक पोटली ली और चला गया। No. आपका मन भी ऐसा है, जिसे हम अपना मन कहते हैं। वो एक बड़ा नंबर प्रयोग कर रहा है, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। 1 ट्रिलियन कमरों वाला, चलिए मिलियन कहते हैं, मिलियन ज्यादा अपना सा लगता है ना? यहां मिलियन कमरों का महल है। क्या किसी ने हर कोना खोजा है? किसी ने नहीं। तो इसके गुण क्या हैं? इसकी प्रकृति कैसी है? ये कितना विशाल है? खैर, ये 2 सवाल हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या किसी भी व्यक्ति ने अपने मन के सारे मिलियन कमरों को देखा है? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। अगर आपको हर कमरे में चलकर जाना हो तो यह बहुत समय लेगा, लेकिन हमारा जीवन बहुत छोटा है। So, nobody really sees all of them. इसलिए कोई भी उन सबको नहीं देखता। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए आप 1000 कमरों वाले होटल में जाते हैं। वो आपको एक की कार्ड देंगे। आपका की कार्ड सिर्फ एक कमरा खोलता है। आपने कभी कोशिश की होगी, पर वो सिर्फ एक ही कमरा खोलता है। एक और व्यक्ति होता है, आमतौर पर कोई महिला, जो सारे सामान के साथ कमरे साफ करती है। उसके पास एक कार्ड होता है जो सारे कमरे खोल देता है। मान लीजिए आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है या आप भूल गए। आप उससे विनती करते हैं। अगर वो अच्छे मूड में है तो अपने एक ही कार्ड से वो आपका और दूसरे कमरे भी खोल देती है, क्योंकि उस फ्लोर के सारे कमरे उसकी चाबी से खुल जाते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे फ्लोर पर जाएगी तो वो नहीं खुलेगा। होटल का एक मैनेजर होता है, उसके पास एक कार्ड होता है जो सारे कमरे खोल देता है। पर क्या वो होटल के सारे 1000 कमरों में गया है? नहीं, इधर उधर वो कुछ कमरों में गया होगा। उतने में ही वो जानता है कि हर कमरे में क्या हो रहा है। तो उसी तरह ये एक मिलियन कमरों का महल है। कोई भी सभी कमरों में नहीं जाता, लेकिन एक कमरे में जाकर और उस एक कमरे पर पूरा ध्यान देकर आप सारे मिलियन कमरों को जान सकते हैं। उनके अंदर क्या है वो नहीं, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है, उनमें क्या हो सकता है। You may not be able to exploit. हो सकता है आप हर कमरे में मौजूद क्षमताओं या संभावनाओं का लाभ न उठा पाए, लेकिन आप 1 या 2 या 3 का भी लाभ उठा लें, उतना भी बहुत है। गुजारे के लिए एक कमरा काफी है। रोजी रोटी कैसे कमाएं? मैं आपके बड़े करियर की बात कर रहा हूं, आपकी एजुकेशन की। सब कुछ इस बारे में है कि रोजी रोटी कैसे कमाएं। आजीविका के लिए एक कमरा काफी है। इसमें यह भी शामिल है कि आप कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, कैसी नौकरी चाहते हैं, नौकरी को अच्छे से कैसे करें, प्रमोशन कैसे पाएं, सही व्यक्ति से शादी कैसे करें। The right person. Hello? The right person.
all that one room is enough, survival. सबके लिए एक कमरा काफी है। अगर आप दूसरे कमरे में जाते हैं तो अचानक बहुत सी चीजें होंगी। अगर आप 10 कमरों में जाते हैं तो आप एक अविश्वसनीय जीवन जिएंगे, जहां दूसरों को लगेगा कि आप कोई सुपर ह्यूमन हैं। उन लाखों कमरों में कोई नहीं जाता क्योंकि उतना समय ही नहीं है। पर हम इन कमरों के बुनियादी गुण को जान सकते हैं। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि इन कमरों के अंदर क्या है, बल्कि उनकी बुनियादी प्रकृति को जानना है। और अगर आप सारे कमरों को खुला, उनके दरवाजे खुला छोड़ दें, आप अंदर ना जाएं। अगर आप उसे खुला छोड़ दें, अगर आप स्वयं एक बंद दरवाजा नहीं हैं, तब इन लाखों कमरों से आपके जीवन के लिए जो भी जरूरी है वो आप तक आ जाएगा, किसी न किसी तरह से। ये जागरूकता में नहीं होता, ये हो जाता है। क्योंकि सामग्री तो यहां वैसे भी है। वो सामग्री केवल आपकी नहीं है। ये सामग्री उस एक कोशिका वाले जीव से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है, सब वहां है। विकास क्रम की मेमोरी है, आनुवंशिक मेमोरी है, कार्मिक मेमोरी है, हर तरह की मेमोरी जो आपकी चेतना में है और जो नहीं है, सब वहां है। हर वो चीज जो आपने 5 इंद्रियों से ग्रहण की है। तो ये बहुत बड़ा भंडार है। कोई भी इस पूरी चीज की छानबीन नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए योग संस्कृति में हम मन का विश्लेषण करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको सारे लाखों कमरों का विश्लेषण करना पड़ेगा। यानी आपको अगले लाखों सालों के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं कि उसकी फीस कितनी होगी, लेकिन आपके पास लाखों साल नहीं है, उसके आगे का तो भूल ही जाइए। तो इसकी प्रकृति ये है कि वो मिलियन भी सिर्फ मिलियन नहीं रहेगा, क्योंकि गणित इस तरह की है कि मिलियन सिर्फ मिलियन नहीं है। आप उसे किसी भी चीज से गुणा कर सकते हैं। इस मन की यही अद्भुत प्रकृति है। आप इसे दुख पैदा करने वाली मशीन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। हेलो, इंसान का सारा दुख कहां पैदा होता है? आपके मन में। या फिर आप इसे चमत्कार की तरह प्रयोग कर सकते हैं। चमत्कार क्या है? चमत्कार का मतलब कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है जो कोई धर्म या किसी और चीज के नाम पर करता है। चमत्कार वो है जहां तर्क का पुल आपको पार नहीं ले जा सकता। तर्क से आप यहां तक गए, उसके आगे आपको तर्क नहीं ले जा पा रहा। तब हम कहते हैं कि ये चमत्कारी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपसे 10 या 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान है वो ये पुल नहीं बना सकता। शायद कोई बना ले, पर आपके अनुभव में ये एक चमत्कार है। इसका मतलब ये नहीं है आप मान लें कि ये बिना किसी प्रक्रिया के हुआ। चमत्कार के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। ये आपका चुनाव है कि आप या तो इसे एक चमत्कार बनाएं या इससे दुख बनाएं, और दोनों के लिए एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया को बहुतों ने खोजा है, कुशल नहीं हुए, उम्मीद करता हूं। हेलो, केवल खोज रहे हैं या पीएचडी कर ली है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, केवल खोज रहे हैं, निपुण नहीं हुए हैं दुख में। तो इससे दुख पैदा करने के लिए भी एक प्रक्रिया है। इसे चमत्कार बनाने के लिए भी एक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति को चमत्कारी लग सकता है, लेकिन उस चमत्कार के पीछे एक प्रक्रिया है। बस दूसरा उस प्रक्रिया को नहीं देख पा रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है। कई तरह के चमत्कार होते हैं। मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक विवादित शब्द है, पर मैं मन के चमत्कार के बारे में बात करना चाहता हूं।
तो आपको क्या लगता है, क्या हमें दुनिया को इस मन को एक चमत्कार बनाना सिखाना चाहिए? क्या ये जरूरी है? ये इस पीढ़ी में होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी के पास पूरी दुनिया से बात करने की क्षमता नहीं थी। ये पहली बार है। ये संभव बनाने के लिए इसका उपयोग करें। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद के विनाश के लिए न करें, बल्कि इसका उपयोग ऊपर उठने के लिए करें। आइए इसे संभव बनाएं।